बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियो भी देख रहे होंगे और वीडियो को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको याद होगा, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12 है कितने कौवे। तो बच्चों, हम इसका अभ्यास कर रहे थे। कौन सा अभ्यास कर रहे थे? लिखित अभ्यास कर रहे थे। तो लिखित अभ्यास के पहले दोनों प्रश्न हमने कर लिए थे और आज हम करेंगे भाषा से। तो लिखित हमने कर लिया था और आज हम करेंगे अगला अभ्यास जो कि है भाषा से। अब भाषा से में भी हमें कई सारे अभ्यास दिए गए हैं। आज उनको हम करके दोहराएंगे। हम पहले इन्हें पढ़ चुके हैं, आज इन्हें पढ़ करके हम दोहराएंगे। तो चलिए एक बार फिर हम शुरू करते हैं। अब भाषा में हमारा जो पहला अभ्यास है बच्चों, ये है दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो। हमें जो वाक्य दिए गए हैं उनके लिए हम एक शब्द लिखेंगे और ये शब्द पाठ से ही है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे प्रश्न है, इन्हें क्या कहते हैं लिखो। यहाँ पे वाक्य दिए गए, उनके लिए एक शब्द हमें लिखना है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से इन्हें क्या कहते हैं लिखो। तो पहला हमारा है इन्हें, ई आधा न ह पे एक ही मात्रा, इन्हें क्या कहते हैं, क्या क पे क्या कहते, कहते हैं, लिखो। ल पे छोटी की मात्रा, ख पे ओ की मात्रा, लिखो। इन्हें क्या कहते हैं लिखो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा पहला वाक्य है वो है क जिस आसन पर राजा बैठता है। क्योंकि हमने इस कहानी में राजा के बारे में पढ़ा और बहुत बड़े राजा के बारे में पढ़ा। और जो तेनालीराम थे वो कृष्णदेव राय जो बहुत ही बड़े राजा थे, उनके सलाहकार थे, या कह सकते हैं आपकी उनके चहीते मंत्री थे। तो हमने यहाँ पे तेनालीराम के बारे में पढ़ा और कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा। और जब हमने एक राजा के बारे में पढ़ा तो हमने ये भी पढ़ा कि राजा जो होता है उसके बैठने का एक आसन होता है। जब भी वो राजमहल में बैठता है या दरबार लगती है उसमें बैठता है तो उसके लिए एक आसन होता है, बैठने का स्थान होता है जो जिसपे सिर्फ राजा ही बैठ सकता है, और उस आसन को हम कहते हैं सिंहासन। तो यहाँ पे हमारा एक में है क में हमारे पास है वाक्य जो लिखा है वो है जिस आसन पर राजा बैठता है। जो की छोटी की मात्रा स, जिस आसन, आसन, आसन पर र पे आ की मात्रा राजा, राजा बैठता, व पे ए की मात्रा ठता है। जिस आसन पर राजा बैठता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दरबार में भी बताया था कि जो दरबार होता है उसमें भी राजा के बैठने का आसन होता है, और सारे दरबारियों सभी का आसन होता है और सभी का अपना अपना आसन होता है। जहाँ दरबारी को बैठना वहाँ दरबारी बैठता है और जहाँ राजा को बैठना है वहाँ राजा बैठता है। कोई एक दूसरे के आसन पर नहीं बैठ सकता। तो इसी तरह से यहाँ पे जो राजा का आसन होता है वो बहुत ही खास होता है, और वो सिर्फ एक आसन नहीं होता बल्कि उस पर हीरे मोती भी जड़े होते हैं, और वो उस पर निर्भर करता है कि राजा कितना बड़ा है, उतना बड़ा उसका आसन होता है और उतना ही विशेष उसका आसन होता है, या उतना खास उसका आसन भी होता है। तो यहाँ पे जो कृष्णदेव राय थे वो भी बहुत बड़े राजा थे और उस समय के बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। तो इनका आसन भी बहुत खास था और बहुत बड़ा था और उस पर बहुत सारे हीरे मोती जड़े हुए थे, और इस पर राजा बैठते थे। जब भी वो अपने राजमहल में या दरबार लगाते थे, राजा जहाँ पे भी राजा आकर के अपने मंत्रियों के साथ बैठता है, विचार विमर्श करता है, उसे हम दरबार कहते हैं। जब वो अपने दरबार में उस आसन पर बैठते थे तो बहुत देखकर खूबसूरत लगता था और बहुत एक अच्छा सा नज़ारा वो होता था। तो यहाँ पे जिस स्थान पे राजा बैठता है उसे हम सिंहासन कहेंगे। और किसी भी राजा, हर राजा का भाई सिंहासन होता है और सबका अलग अलग तरह का सिंहासन होता है। तो प्रश्न है जिस आसन पर, आसन यानी बैठने की जगह पर राजा बैठता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंहासन कहते हैं। स पे छोटी की मात्रा, सिंहासन। वह आसन या वह जगह, बैठने की जगह जहाँ राजा बैठता है उसे हम सिंहासन कहते हैं। उसी तरह से हमारे पास अगला जो हमारा वाक्य है, यहाँ पे आप देख सकते हो अगले वाक्य में हमें जो वाक्य दिया गया है, जो बहुत समझदार होता है,
ख में हमारे पास है जो, ज पे ओ की मात्रा जो, बहुत, बहुत समझदार, समझदार होता है। ह पे ओ की मात्रा हो, त पे आ की मात्रा ता है। जो बहुत समझदार होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो बहुत समझदार होता है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुद्धिमान। हम यहाँ पे लिखेंगे ब पे छोटे की मात्रा द आधा, ध पे छोटी की मात्रा मा न। हमने यहाँ पे दो शब्द देखे थे, एक चतुर, चतुर यानी चालाक होता है और बुद्धिमान यानी समझदार होता है। चतुर और बुद्धिमान दोनों शब्दों का प्रयोग हमने तेनालीराम के लिए किया था। तो जो तेनालीराम थे बहुत बुद्धिमान थे, चतुर थे, चालाक थे, इसलिए वो राजा के चहेते थे, यानी कि उनके प्रिय मंत्री और सलाहकार थे। उसके बाद ग में हमारे पास है राजा जिससे सलाह मशवरा करता है। राजा, र पे आ की मात्रा, ज पर आ की मात्रा, राजा जिससे, ज पे छोटी की मात्रा, जी से, स पे ए की मात्रा, सलाह, सलाह, राजा जिससे सलाह मशवरा, र पे आ की मात्रा रा, करता है। राजा जिससे सलाह मशवरा करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मंत्री कहते हैं। उसे हम सलाहकार भी कह सकते हैं और मंत्री भी कहते हैं। मंत्री, जैसा कि मैंने बताया कि मंत्री बहुत अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं। वो कुछ मंत्री होते हैं जो राजा को सलाह मशवरा देते हैं, कुछ होते हैं जो मतलब एक एक विभाग, जैसे किसी भी ऑफिस में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में अलग अलग काम होते हैं तो अलग अलग लोग संभालते हैं। तो यहाँ पे भी जो मंत्री होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राजा के लिए काम करते हैं, राज्य के लिए काम करते हैं और इसलिए काम करते हैं कि राजा की मदद हो सके। अकेला राजा राज्य को नहीं चला सकता, तो कुछ लोग मिलकर के राजा के साथ काम करते हैं या राजा के आदेश पर काम करते हैं, उनको हम मंत्री कहते हैं। तो सलाह देने वाला भी मंत्री है, उसे हम सलाहकार भी कह सकते हैं, मंत्री भी कह सकते हैं। और तो मंत्री वो आदमी होता है जो बहुत प्रमुख होता है और वो राजा के साथ रहता है अधिकतर और उनके साथ विचार विमर्श करता है और उनको सुझाव देता है, सलाह देता है ताकि राजा ठीक से अपने राज्य को चला सके। एक बार फिर हम इन्हें पढ़ते हैं। जिस आसन पर राजा बैठता है, सिंहासन, जो बहुत समझदार होता है, बुद्धिमान, राजा जिससे सलाह मशवरा करता है, मंत्री। तो ये तीन थे। पहला अभ्यास हमारा था जिसमें इन्हें क्या कहते हैं लिखो, या दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो भी कह सकते हैं, तो आप इसे भी लिख करके याद करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला हमारा अभ्यास है। यहाँ पे कुछ हमें समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, हम उनको रेखा खींच करके उनके जैसे अर्थ वाले शब्दों से मिलाएंगे। तो ये भी हमारा अगला अभ्यास भाषा से ही है। भाषा से अब यहाँ पे हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। एक बार हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, हम इसे दोहरा रहे हैं। तो चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। अब अगले अभ्यास में बच्चों हमारे पास है समान अर्थ वाले शब्दों पर शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। हमें जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को रेखा खींच करके मिलाना, ठीक है। रेखा खींचना यानी लाइन बनाना, रेखा खींचना यानी लाइन बनाना। तो हम इनके सामने जो इनके सही उत्तर हैं उनके साथ मिलान इनका करेंगे। तो चलिए लिखते हैं समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ, ये प्रश्न है हमारा, समान अर्थ वाले शब्दों श आधा ब द पे ओ की मात्रा, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलान करो, मिलान करो। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलान करो।
या फिर मिलाओ, दोनों हो सकता है, मिलान करो या मिलाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है स भ पे आ की मात्रा भा, सभा। दूसरा शब्द है गुस्सा, ग पे छोटे की मात्रा आधा स और पूरा स, गुस्सा। तीसरा शब्द है बच्चों, तीसरा है आज्ञा, आज्ञा, य और आ की मात्रा। चौथा शब्द है हाजिर, ह पे आ की मात्रा, ज पे छोटी की मात्रा और र, हाजिर। ये 4 शब्द हैं। और उसके बाद इनके सामने भी कुछ शब्द लिखे हैं, क्रोध, क्रोध, ध पे क्रोध। क्रोध के बाद हमारे पास है क्रोध उपस्थित, उपस्थित। उपस्थित के बाद हमारे पास है दरबार, द र बा र, दरबार। दरबार हुक्म, ह पे छोटे की मात्रा हुक्म। अब बच्चों यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं, पहली पंक्ति में जो शब्द दिए गए हैं उनमें से दूसरी पंक्ति में शब्द जो दिए हैं कोई ना कोई अर्थ मिलता है, मतलब समान अर्थ वाले हैं। तो यहाँ पे हमें दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द दूसरे कॉलम में ढूंढ करके दूसरी पंक्ति में मिल करके उससे मिलान करना है। तो यहाँ पे सभा, सभा का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो, सभा यानी दरबार होता है। पाठ पढ़ने के बाद आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया, सभा का मतलब दरबार होता है, इसलिए हम सभा को दरबार से मिलाएंगे। गुस्सा, गुस्सा का मतलब क्रोध होता है, गुस्सा का मतलब क्रोध होता है, तो हम क्रोध से मिलाएंगे। आज्ञा का मतलब हुक्म होता है, तो हम हुक्म से मिलाएंगे। और हाजिर का मतलब उपस्थित होता है। तो ये सारे अर्थ बहुत ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपने पाठ पढ़ा था तब भी आपको समझाया गया था। सभा राजा का जो दरबार लगता है, जिसमें वो अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करते हैं, मंत्रियों और दरबारियों के साथ विचार विमर्श करते हैं, उसे हम दरबार कहते हैं। गुस्सा क्रोध हो गया, आज्ञा आदेश या हुक्म, तो यहाँ हुक्म दिया इसलिए हम हुक्म के साथ मिलाएंगे। और हाजिर, हाजिर का मतलब उपस्थित होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने दिए गए शब्दों को उनके अर्थ के साथ, समान अर्थ के साथ मिला करके पूरा किया। तो यहाँ पे हमें जो अभ्यास दिया गया था उसमें 2 कॉलम में शब्द दिए गए थे। पहले कॉलम में दिए गए शब्दों के अर्थ को ढूंढकर दूसरे कॉलम में मिलाना था। इस तरह से ये अभ्यास हमने पूरा कर लिया। एक बार मेरे साथ पढ़िए, सभा, दरबार, गुस्सा, क्रोध, आज्ञा, हुक्म, हाजिर, उपस्थित। ठीक, उसके बाद और भी कुछ हमें 4 शब्द इसके बगल में दिए हैं, उसे भी करके देखते हैं। अगले जो 4 शब्द हैं वो है बेइज्जती। पहला है बेइज्जती, ब पे एक ही मात्रा, बेइज्ज, आधा ज, यहाँ पे भी आधा ज और पूरा ज मिलाकर लिख रहे हैं। उसके अलावा ज के नीचे बिंदी भी है और त पे बड़ी की मात्रा, बेइज्जती। बेइज्जती के बाद हमारे पास है जवाब, ज, वा और ब, जवाब। जवाब के बाद हमारे पास है रिश्तेदार, र पे छोटी की मात्रा, आधा श, त पे एक की मात्रा, द पे आ की मात्रा और र, रिश्तेदार। उसके बाद है मतलब, म, त, ल और ब, मतलब। उसके दूसरी तरफ हमारे पास जो शब्द है वो है संबंधी, स पे बिंदी, ब पे बिंदी और ध पे बड़ी की मात्रा, संबंधी। उसके बाद हमारे पास जो शब्द है वो है अपमान, अ प मा न, अपमान। उसके बाद जो हमारे पास शब्द है वो है अर्थ, अर्थ और फिर है उत्तर, फिर है उत्तर। अब ये जो शब्द हैं इनका हम मिलान करेंगे। जैसे अभी हमने पहले कुछ शब्दों का मिलान किया उसी तरह इनका भी हम मिलान करेंगे। अब ये है बेइज्जती। बेइज्जती का मतलब होता है अपमान। यहाँ पे बेइज्जती का मतलब होता है अपमान। जैसे कि पाठ में जो दरबारी थे उनको लगता था कि जो तेनालीराम है वो इस प्रश्न का उत्तर कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कौवों की गिनती करना बहुत मुश्किल थी। तो आज वो उत्तर नहीं लेकर के आएंगे और उनकी बेइज्जती होगी, राजा नाराज होंगे और उनकी बेइज्जती होगी। तो यहाँ पे बेइज्जती यानी अपमान। उसी तरह से जवाब, राजा ने
तेनालीराम से जवाब मांगा था, यानी कि उत्तर मांगा था। तो यहाँ पे हम उत्तर के साथ मिलाएंगे रिश्तेदार यानी संबंधी। तेनालीराम ने कहा था कि अगर राज्य में जिनमें कौवों की गिनती ज़्यादा होती है दोबारा गिनती करने पे, तो यानी कि उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आएंगे। रिश्तेदार यानी कि संबंधी, जिन्हें हम जानते हैं, जो हमसे जुड़े होते हैं, उनको हम संबंधी बोलते हैं। और मतलब का मतलब होता है अर्थ, मतलब अर्थ। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको हमने उनके ही जैसे अर्थ वाले शब्दों के साथ मिलान किया। तो आप इसे भी पढ़ेंगे, समझेंगे। बेइज्जती, अपमान, जवाब, उत्तर, रिश्तेदार, संबंधी, मतलब, अर्थ। और इनको भी आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इनको भी लिख करके अभ्यास करेंगे, क्योंकि कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आप लिखेंगे और लिख करके पढ़ेंगे तो ही आपको याद होगा। तो इससे आपको लिखना भी आएगा और पढ़ना भी आएगा। तो बच्चों, इनको आपको याद करना है और अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। इस तरह से हमने जो भी शब्द देखे उसे आप एक बार फिर देख लो। सभा का मतलब होता है दरबार। गुस्सा का मतलब होता है क्रोध। आज्ञा का होता है हुक्म, आदेश देना, आज्ञा देना। राजा लोग आदेश देते हैं, हुक्म देते हैं। हाजिर यानी उपस्थित रहना। बेइज्जती यानी अपमान। जवाब यानी उत्तर। रिश्तेदार यानी संबंधी। मतलब यानी कि अर्थ। इनको भी आप लिख करके याद करेंगे, लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, जो भी आज पढ़ाया गया आप इसे पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अगले वीडियो में आगे के अभ्यास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।